वेलकम टू माय शो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। राजकाज की सारी टेंशन के बावजूद आप इतना रिलैक्स कैसे रहते हैं? देखिए, टेंशन का विषय इसलिए सामने नहीं आता कि हमेशा काम करने का एक स्वभाव रहा है और हर काम को मैं एक पवित्र काम मान करके चलता हूँ कि मुझे काम करना होता है हमेशा। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के और रात्रि 12 बजे तक जो भी परिस्थिति होती है, परिस्थिति के हिसाब से काम करना होता है। और कोई ऐसा टेंशन का विषय इसलिए भी नहीं होता कि जिसको करना चाहिए, कोई भी बात आती है वो पार्ट ऑफ द गेम है। तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। 2-2.5 साल पहले जब मैंने आपसे मिला था जी, तो फ्रैंकली स्पीकिंग साधु संत की तरह दिखते थे आप। आज आप वास्तव में एक चीफ मिनिस्टर, कॉन्फिडेंट चीफ मिनिस्टर, ट्रांसपेरेंट चीफ मिनिस्टर वो दिखते हैं। नहीं, इतना ट्रांसफॉर्मेशन इतने 2 साल में मेरे में मुझे नहीं लगता कोई अंतर आया होगा। ज़रूर देखने वाले को ज़रूर लगता होगा कि उस समय क्या था, आज क्या हूँ। क्योंकि उस समय शायद ये स्थिति थी कि मैं कभी मीडिया में आता नहीं था। लोग मुझे बहुत उस नाते से कभी भी सोचते भी नहीं होंगे कि भी मनोहर लाल नाम का कोई व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अचानक मुख्यमंत्री बना तो सब लोगों को लगा ये कहाँ से आ गया। तो उसमें से कुछ लोगों ने संज्ञा दे दी, ये साधु संत है, ये है, वो है। तो मुझे भी उसमें से एक वैचारिक भूमिका जरूर ध्यान में आती है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहा करते थे कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को संत परंपरा के हिसाब से राज करने का एक स्वभाव बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ एक अच्छी बात उन्होंने कही है। मैं ही नहीं, अगर इसी भूमिका के ऊपर बाकी लोग भी आते हैं तो कम से कम जनता को कुछ ना कुछ अच्छा ही लगेगा। तो मन को सबसे अच्छा क्या लगता है? जनहित में काम करना सबसे अच्छा लगता है। वाह। कोई काम ऐसा ना हो जो जनहित से दूर जाए। श्री भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने सबसे पहले, मैं फिर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की वो बात बताता हूँ कि जिन्होंने अंत्योदय की कल्पना हमारे सामने रखी। वो ऐसे कहा करते थे, जब भी कोई विषय आता था जनहित के काम करने का, अपने मंत्रिमंडल में बात को रखते थे कि भी एक पॉलिसी बनानी है। मंत्रिमंडल में सब लोग अपना विचार रखते थे, अधिकारी लोग अपना विचार रखते थे। उनका एक ही विचार होता था कि क्या ये जनता के हित में है या नहीं है, किसी पर्टिकुलर वर्ग के हित में कि पूरी जनता के हित में है। उत्तर मिलता सारी जनता के हित में है तो वो कहते थे पास, और उत्तर मिलता था नहीं किसी एक वर्ग के हित में है तो वो कहते हैं रुक जाओ। तो ये संतोष का विषय है। आज हम 2.5 करोड़ जनता के लिए सब कुछ करते हैं और 2.5 करोड़ जनता का हित जिसमें दिखता है वो काम हो तो हमको बहुत ही अच्छा लगता, आनंद आता। ऐसा कोई ऐतिहासिक काम करने का मन होता है जो लोग याद रखें, या कर लिया हो आपने 2 साल में, 2.5 साल में? कई काम हमने किए हैं। जैसे मैं उस समय से राजनीति को बहुत नज़दीक से देखता हूँ। जब चौधरी बंसीलाल की सरकार थी 1996 में, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें शामिल थे। मैं देखता था कि ट्रांसफर्स को लेकर के हमारा जो एम्प्लॉई है वो ऐसे चक्कर काटता है अधिकारियों के, नेताओं के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, और 10 से 20% जो कर्मचारी है उसी में लगा रहता है। फिर उसको अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने मन इच्छा स्थान पर जाने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमने आते ही क्या किया, सबसे पहले किया क्या, अध्यापकों का जो ट्रांसफ़र है उस ट्रांसफ़र को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, और एक पॉलिसी बनाई। और उस पॉलिसी के बाद मुझे इतना प्रसन्नता उस बात की कि 93% लोगों को अपना मनचाहा स्थान मिल गया। केवल 7% लोग ऐसे थे जिनको शायद मनचाहा स्थान तो नहीं मिला, लेकिन उनको एक संतुष्टि थी कि और साल के बाद, 2 साल के बाद हमको भी इस पॉलिसी के हिसाब से अपना मनचाहा स्थान मिल जाएगा। तो इसलिए इतनी बड़ी एक संतुष्टि अध्यापकों की, और हमारे 1 लाख के लगभग अध्यापक है, तो इतने बड़े संतुष्ट वर्ग के साथ वो जो काम करेंगे, बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। पिछले 1 साल से आप जाट आंदोलन को डील कर रहे हैं। मामला हाई कोर्ट में सब जुडिस है, आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बावजूद आंदोलन चलता है। क्या कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी लगती है कभी? देखिए, ये पहले तो एक सामाजिक मुद्दा था, और सामाजिक मुद्दा जहाँ तक था हमने सब बातें उस समय बैठ के तय की थी कि एक समाज का एक वर्ग है जिनको चाहिए कि हमको एक आरक्षण चाहिए, और वो आरक्षण का भी कोई इतना बड़ा उनका परसेंटेज नहीं था जो कुछ प्रभावित करता। आखिर कुल मिलाकर के हमने 10% का जो आरक्षण है, एक उनका जो एक्ट है, वो बिल है, वो पारित किया, और उसके बाद ये विषय समाप्त होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उस आरक्षण देने के बाद, या तो कोई विषय उससे पहले खड़ा हुआ होता तब भी मैं मानता कि शायद आरक्षण देने में देरी हो गई। मांग उठते ही हमने आरक्षण दिया, लेकिन उस आरक्षण देने के बाद भी
कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण तरीके से उस आंदोलन को एक हिंसात्मक तरीके से मोड़ दिया, और वो लगातार चल रहा है। ध्यान में आता है कि वो केवल सामाजिक मुद्दा ना रह करके एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, और इसमें विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियाँ, हालांकि उस आंदोलन को, उस आरक्षण को देने में सर्वसम्मति से हमने दिया, वो सब पार्टियां उसमें शामिल थी, लेकिन आज उसके उकसाहट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने के लिए जिस प्रकार की उकसाहट पैदा की जा रही है, निश्चित रूप से राजनीतिक ये बन चुका है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कोई भी विषय है, उस विषय को बैठ करके आपस में बातचीत करके सुलझाया जाए। उसका एक दौर चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि उसी बातचीत के माध्यम से ये चीज़ें हल होनी चाहिए, बहुत जल्दी हल होने की मैं आशा करता हूँ। पिछले कई दिनों से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, बहुत टैक्टफुली आप हैंडल कर रहे हैं, कोई मेजर वायलेंस नहीं हो रहा, कैसे मैनेज करते हैं कंट्राडिक्शन से इतने? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने अपने पूरे प्रशासन को चुस्त किया है, और उस प्रशासन के नाते से जो धरने पर बैठते हैं उनके लोगों के साथ भी उस प्रशासन के लोगों के सब संबंध बने हुए हैं, सबको बातचीत भी करते हैं। शांतिपूर्वक धरना वो दें, उन्होंने अभी लगभग 28-29 दिन हो गए हैं। उनका तो कहना है कि हम बहुत लंबा चलाएंगे, हमारा कहना है कि लंबा चलाने का लाभ तो नहीं है। फिर भी अगर शांतिपूर्वक तरीके से धरना चलाते हैं, लंबा चलाते हैं, तो उसमें हमें आपत्ति भी नहीं है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ती है तो उसकी तैयारी हमारी पूरी है, और उस पूरी तैयारी के नाते से कानून को कोई ना तोड़े, ये हम ध्यान पूरा रखेंगे। यूपी के लोग यहाँ कैसे कूद गए वहाँ से आके आंदोलन में? मैंने बताया ना, जैसे इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक पहलू है, और राजनीति उन्होंने यहाँ तक खुल के कहा है कि हम इस जो समय को हमने चुना है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रख करके चुना है। संयोग से समय उत्तर प्रदेश का चुनाव भी था, और उस आंदोलन का पिछला 1 वर्ष भी इसी समय पूरा हुआ था। तो उन्होंने दोनों बातों की आड़ को लेकर के, और अभी भी जो स्वरूप बोलते हैं अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं कि हम 11 तारीख को दिखा देंगे, ये होगा वो होगा। अब 11 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य के घर में है। और मुझे तो ऐसी कोई बात लगती नहीं है कि उसमें 11 तारीख को उनके मन का कोई बहुत बड़ा मनसूबा पूरा होने वाला है। 11 तारीख को निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छे आएंगे, समाज हित में आएंगे, देश हित में आएंगे, और जब अच्छे रिजल्ट आएंगे तो उनको भी अपना जिसको कहना चाहिए कि मूल्यांकन वो दोबारा से करना पड़ेगा। हम क्या कर बैठे? ऐसा लगता है कहीं कहीं वेस्टर्न यूपी वगैरह को देख के कि जाटों का बीजेपी कुछ मोह भंग हो रहा हो या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, उसका इम्पैक्ट हरियाणा में ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि समाज आज जागृत है, और जागृत समाज का एक पहचान होती है कि वो कई मुद्दों को एक साथ रख के चलते हैं। आज देश भर में हो चाहे हरियाणा में हो, हमने ऐसे ऐसे विषय खड़े किए हैं कि जो पिछले देश आज़ाद होने के बाद 70 सालों में, हरियाणा बनने के 50 सालों में उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन अब इस पिछले 2.5 वर्ष में, 3 वर्ष में, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे हरियाणा की सरकार है, कई ऐसे विषय जनता हित में हमने किए हैं कि जनता समझती है कि यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो या हरियाणा में हम लोग अपने शासन में अपने ठीक ढंग से चला रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि एक ठीक दिशा में शासन चला है। राजकाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ उसका सिस्टम होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके अनुसार चल रहा है। राजकाज ऐसा नहीं है कि भी किसी व्यक्तिगत हित को पूरा करने के लिए कोई मुखिया वो अपने हित को पूरा करने के लिए कुछ कर रहा है। समाज हित में काम करेंगे, और उस समाज हित में काम करते समय मान लो कोई देरी हो गई, कोई उकचुक हो गई, छोटी बड़ी बात हो गई, लोग समझते हैं। इतने सालों का बिगड़ा सिस्टम कोई 2 दिन में, 4 दिन में, 7 में, 2 साल में ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए लंबा समय चाहिए, और उस समय के हिसाब से नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। केंद्र में बहुत सी चीज़ें उन्होंने ठीक की हैं, हरियाणा प्रांत में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ठीक की हैं, और जनता जो है सभी मुद्दों को ध्यान में रख करके विचार करती है। कोई एक आरक्षण या किसी एक मुद्दे पर कभी नहीं चलते। कांग्रेस ये कहती है कि मनोहर लाल घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, घोषणाएं करते हैं, लागू नहीं होती। कितने % घोषणाएं आपकी लागू हो गई हैं? सभी घोषणाएं करते हैं, हर मुख्यमंत्री करता है। हमारे लिए संतोष की बात यह है कि जो पिछले मुख्यमंत्री ने 10 साल में जितनी घोषणाएं की, उतनी हमने 2 साल में की हैं। लागू ही उस नाते से वो कहते हैं कि अगर मैं घोषणा के नाते से घोषणा मंत्री कहलाता हूं तो मेरे पहले भी 2 ही साल हुए हैं, और ये जो तीसरा साल है ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन ईयर है। इम्प्लीमेंटेशन ईयर में जब उन 2 साल की पूरी 3500 घोषणाओं में से लगभग 1350 घोषणाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या उन पर काम इससे चल रहा है। बाकी सब चीज़ों पर मेरी बराबर नज़र है, और हमारे हर विभाग की घोषणाओं का उसका रिव्यू करते हैं, फोर्टनाइटली रिव्यू करते हैं, विभागीय तौर पर भी करते हैं, मंत्रिमंडल के तौर पर भी करते हैं। और उसमें से मान लो कुछ घोषणाएं हैं, चाहे बजट के कारण से चाहे किसी और कारण से लगता है कि अभी इस वर्ष में पूरी नहीं होंगी तो अगले वर्ष में पूरी होंगी, उनको हम साल भर के लिए डेफर भी करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे से घोषणाएं करा ली जाती हैं, शायद उतनी आवश्यकताएं नहीं होती हैं, बाद में हमको लगता है कि ज़रा जल्दी हो गया, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, 1 साल के बाद करेंगे। लेकिन हम अपने कार्यकाल में सब घोषणाएं पूरी करेंगे, कोई उसमें छोड़ेगा नहीं। 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, कुछ बात आगे बढ़ रही है? 1 लाख तो हम दे चुके हैं। वाह जगदीश चंद्रा जी, हमने
बहुत बड़ा एक मनसूबा रखा हुआ है। 1 लाख नहीं, ये हमारा टारगेट है, क्योंकि हरियाणा में उस समय जब हमने प्रारंभ किया था इस विषय को तो 2 लाख लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात गई थी। लेकिन हमने इन्वेस्टर समिट किया और उस इन्वेस्टर समिट में और उसके बाद अभी प्रवासी हरियाणा दिवस के माध्यम से कुल मिलाकर के 550 MOUs हुए हैं, जिसमें 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इसका वायदा हुआ है, जिसके अंदर लगभग 80,000 लोगों के एम्प्लॉयमेंट का तो अभी रास्ता खुल चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश हो चुका है। 165 के लगभग लोगों के जो MOUs हैं और लाइसेंसेज हैं वो या तो उन्होंने ज़मीन खरीद ली है या उनके लाइसेंस उनको मिल चुके हैं। इतना काम तो ये हो चुका है और आगे आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को रोज़गार लेने के लिए उनको हुनरमंद भी करना पड़ेगा, क्योंकि केवल कम पढ़ाई से, कम हुनर से उनको नौकरियां भी मिलती नहीं हैं। इसलिए पढ़ाई का हमारे यहाँ बुरा हाल था। उस पढ़ाई के ठीक करने के लिए समय बहुत चाहिए, लेकिन आज भी जो जैसा भी पढ़ा लिखा हमारा युवक है, चाहे वो 10वीं पास है, चाहे +2 पास है, चाहे ग्रेजुएट है, उनको हुनरमंद बना करके हमने स्किल डेवलपमेंट की एक यूनिवर्सिटी बनाई है। और स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी के माध्यम से लगभग 800 कोर्सेज अलग अलग जगह पर, केंद्र सरकार की भी इसमें सहायता हमको मिलेगी। ऐसे सब कारकों के माध्यम से इन युवकों को हुनरमंद करके, फिर चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है, चाहे सरकारी नौकरियां हैं, इनके माध्यम से हम तो समझते हैं कि हमारा वो जो टारगेट है 2 लाख लोगों को युवक रोजगार देने का, उससे ज़्यादा हम पहुँच जाएंगे। हमारी सरकारी भर्तियां वो भी चल रही हैं। सरकारी भर्तियों का हाल ये है कि हर वर्ष वैसे तो रिटायरमेंट लगभग 12 से लेकर 15,000 लोगों की रिटायरमेंट होती है, जो नई वैकेंसियां निकलती हैं। लेकिन पिछले 5 वर्ष में पिछली सरकार ने कोई भर्ती नहीं की और उनके कारण से हमको जो 50,000 खाली पद मिले उनकी भर्तियाँ लगातार चल रही हैं। 35,000 लोगों की एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, चाहे वो सिपाहियों की भर्ती है, पुलिस में भर्ती हो रही है, चाहे अध्यापकों की भर्ती हो रही है, लेक्चरर्स की भर्ती हो रही है, इंजीनियर्स की भर्ती हो रही है, BDOs की भर्ती हो रही है, HCS की भर्ती हो रही है, हर लेवल की भर्ती। महिला पुलिस की स्पेशल भर्ती हमने चलाई है, बयान चलाया है। तो इसमें से मैं समझता हूँ कि 35,000 लोगों की भर्ती तो अगले वर्ष के अंदर पूरी हो जाएगी। शेष बची भी जैसे जैसे हमारा सर्विस सिलेक्शन कमीशन, HPSC, उनके प्रोसेस को बहुत तेज़ कर रहे हैं। पूरी भर्तियाँ, पूरे पोस्टों को भर्तियाँ करेंगे। बड़ी बात है। ऐसा लगता है शायद दिस इज़ ओनली BJP गवर्नमेंट जहाँ इतनी भर्तियाँ कहाँ और हो गई। हाँ, हो रही है ना। अभी हमने पुलिस भर्तियों में 7,000 लोगों की तो भर्ती हमारी हो चुकी है। 5,000 का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। उनके अब लोग एप्लीकेशन फार्म भर रहे हैं लोग अपने। पुलिस में भी हमने महिलाओं की जो भर्ती है वो 1200 महिलाओं की भर्ती हो चुकी है। 1000 महिलाओं की भर्ती अब नई हम निकाल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात अभी आप कर रहे थे, आप 2 बार विदेश गए, रेस्पॉन्स कैसा था वहाँ? विदेश में शुरू में तो एक हिचक थी हरियाणा में आने की, लेकिन जैसे हमने उनको सारा एक एटमॉस्फेयर बताया कि हमारे यहाँ हरियाणा में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया है। ज़मीनों के नाते भी अब ज़मीनों का हम रास्ता बना रहे हैं कि जो पंचायती ज़मीनें हैं वो लीज़ के ऊपर उनको दी जा सकती हैं। प्राइवेट ज़मीनें वो खुद भी अपनी खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ HICDC के माध्यम से हम नई ज़मीनों को प्रोक्योर करने का एक सिस्टम हमने बदला भी है। एक्विजिशन की बजाय डायरेक्ट परचेज, किसान की सहमति से परचेज, और किसान की सहमति से किसान ऑफर करेगा, हम उसको खरीदेंगे और ख़रीद करके हम अपनी इंडस्ट्री के माध्यम से, HICDC के माध्यम से, हुड्डा के माध्यम से जितनी ज़मीन का उपयोग होगा वो हम करेंगे और प्राइवेट लोग अपनी ज़मीनें अपने आप खरीदेंगे। इसलिए खरीदने के बाद उनको कोई कठिनाई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में भी अब उनको लगता है कि भाई अब हरियाणा एक शांत प्रिय प्रदेश है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर का एक ये पैमाना होता है, रैंकिंग होती है। हमारी रैंकिंग 2 वर्ष पहले 14वें नंबर पर थे और सौभाग्य से हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज हम 5वें रैंक पर हैं। वाह, 2 वर्ष के अंदर 5वां रैंक। और अगली बार अब लड़ाई तो हम पहले की लड़ेंगे, लेकिन हमारे से जो दूसरे प्रांत हैं वो भी कम्पीट करेंगे। तो कम्पीट करने में कहीं ना कहीं हम अपने प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर आने की भी बात करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये सक्सेस से आ रहा है, प्रोग्रेस से आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन से आ रहा है, काम करने से आ रहा है। काम करने से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। वो सफलता, वो जो प्रोग्रेस, वो काम करने का एक स्वाभाविक परिणाम होता है। आपने बड़ा अच्छा एक पंचलाइन दी है कि प्लानिंग इज ओवर, 2017 इज एग्जीक्यूशन ईयर। संयोग से हमारा ये स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। हरियाणा को बने 50 वर्ष हुए हैं, तो ये स्वर्ण जयंती वर्ष और हमारा बीच का वर्ष है, प्लानिंग ईयर। बीच का साल होता है किसी भी कार्यकाल का, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यकाल होता है। तो उस बीच के वर्ष में, स्वर्ण जयंती वर्ष में, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन वर्ष में हम जितना भी काम है इसको पूरा करेंगे।
आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि यू टर्न गवर्नमेंट है, वादा करती है फिर फैसला बदल देती है, 58 को 60, 60 को 58। समय के हिसाब से होता है। हमको मानो कोई चीज़ किसी समय ठीक लगी है तो हमने कोई बात एक बार कर दी, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, उसको फिर बदला नहीं जा सकता। समय के हिसाब से बदलते हैं, क्योंकि उस समय जो हमको लगता था कि अगर ये आयु ज़्यादा बढ़ती है तो नए लोगों को रोज़गार शायद नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में हमको ध्यान में आया कि नए लोगों को भर्ती करने में इतना समय लगता है, उनकी ट्रेनिंग देने में इतना समय लगता है कि उस सारे को करते करते और समय निकल जाएगा। तो इसलिए इसको 60 वर्ष कुछ उसमें किया हमने। जैसे मेडिकल डॉक्टर्स में बहुत कम मिलते हैं, तो जब डॉक्टर कम मिलते हैं, सामान्यतः डॉक्टर्स की एक बना हुआ पद्धति बनी है, एक परिपाटी है, एक सिस्टम बना है कि वो प्राइवेट जॉब में ज़्यादा जाते हैं, सरकारी नौकरी भी आते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए हमने उनकी आयु फॉर क्लिनिकल पर्पस, या जिसको कहना चाहिए कि इलाज के नाते अगर वो डॉक्टर काम करता है तो वो 65 वर्ष तक भी कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम में नहीं, 65 वर्ष केवल वो फील्ड में हॉस्पिटल की नौकरी करनी है तो 65 साल तक भी जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे ज़रूर जॉब्स हैं जिन जॉब्स में बहुत जल्दी योग्य व्यक्तियों की भर्ती ये स्पीड से नहीं हो पा रही है। उसके लिए आखिर काम तो चलाना है, तो काम को करने के लिए जहाँ कहीं हमको ओपन करना पड़ेगा करेंगे। इसमें भी हमने अभी 60 वर्ष का किया नहीं है। 60 वर्ष के लिए कमेटी बनाई है कि वो कमेटी हमको रिपोर्ट देगी क्या हम 58 से इसको 60 वर्ष करें, सब विभागों में करें या कुछ विभागों में करें, कुछ पोस्ट के लिए करें। तो ये भी बात रिपोर्ट आनी है। आपके शुरुआती दौर में चर्चा करते थे, मैं जब चंडीगढ़ जाता था उस समय, कि नौकरशाही पे पकड़ नहीं बन पा रही है। अब क्या स्थिति आई थी? लोकल जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उस पर आपका कंट्रोल हो गया बाय नाउ? मैंने कभी नहीं कहा कि पकड़ नहीं बन पा रही है, कुछ लोग कहते थे। हाँ, कुछ लोग कहते थे शुरू में। कुछ लोग कहते हैं, उनको हमने उस समय भी कहा कि देखिए, नौकरशाही का धर्म होता है कि जो शासन है, शासन व्यवस्था के हिसाब से चलना। मैंने एक बार एक कहानी भी सुनाई थी, वो कहानी कुछ लोगों को बड़ी अच्छी भी लगी, जिनको लगता था कि ये हमारे खिलाफ जाएगी, उनको भी लगता था बहुत अच्छी कहानी है। यानी राजा और बैंगन की कहानी मैंने सुनाई थी पत्रकारों को कि राजा को बैंगन की सब्जी अच्छी लगी तो मंत्री ने कहा कि बैंगन बहुत अच्छा होता है। राजा को बैंगन की सब्जी खराब लगी तो मंत्री कहता बैंगन खराब होता है। तो राजा ने पूछा कि पहली बात ठीक है कि ये ठीक है? तो मंत्री उसका कहता है कि साहब मैंने नौकरी आपकी करनी है, बैंगन की थोड़ी करनी है। आमतौर पर हर स्टेट में कहा जाता है कि भाई हमारी पार्टी वर्कर्स के काम नहीं होते, हमारे राज में भागीदारी नहीं है। तो आपने क्या इंश्योर किया है इस फ्रंट पे कुछ? देखिए, राज में भागीदारी का विषय होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शासन भी जिसको कहना चाहिए जन भागीदारी से चलता है। और जन भागीदारी में जो सजग लोग होते हैं, सजग लोगों की भागीदारी कराना आवश्यक होता है। हमने भी अपने कार्यकर्ताओं की जो सजग भागीदारी जहाँ तक है बहुत कराई है। जहाँ कहीं चेयरमैन की ज़रूरत है वो चेयरमैन बनाए हैं, जहाँ कहीं समितियाँ बनानी हैं, ग्रीवेंस कमेटियाँ बनानी है वो बनाई हैं, मार्केटिंग कमेटियाँ बनाई हैं वो बनाई हैं हमने। इसके अलावा भी अपने संगठन के स्तर के ऊपर निगरानी समितियां भी बनाई हैं, और उन निगरानी समितियों के माध्यम से वहाँ जहाँ जहाँ ये काम सरकारी काम होते हैं उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। तो निगरानी रख करके उसमें जो भी कुछ फीडबैक हमको मिलता है उस फीडबैक के माध्यम से हमको जो एक्शन लेना होता है एक्शन भी लेते हैं। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं की इस प्रकार की भागीदारी बहुत पर्याप्त संख्या में हमने कराई है, और जितनी जितनी आवश्यकता होगी वो सब हम कराएँगे। अब ये ठीक है कि कुछ लोगों की शायद इच्छाएँ, वो इच्छा शब्द ऐसा होता है वो कहीं तक भी जा सकती है, तो इच्छाएं तो सबकी शायद पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी भागीदारी, शासन के अंदर भागीदारी, वो पर्याप्त संख्या में हमने कराई हुई है। You enjoy the reputation and goodwill of a very honest and transparent chief minister in the country. तो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए मैंने सुना है ऐसा। हाँ, यस। तो क्या कर रहे हैं भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए हरियाणा में, जैसे आपकी इमेज बनी है? भ्रष्टाचार बहुत एक बड़ा चैलेंज है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना एक बड़ा चैलेंज है, और इस बड़े चैलेंज की संकल्प हमने जब शासन में आए थे उससे पहले ही लिया था कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आखिर एक व्यवस्था से शासन चलेगा तो लोगों को भी उसका आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। सबसे पहला काम होता है प्रेरणा देने का कि भाई आदमी स्वयं के आचरण से कितना कुछ बता सकता है। तो आज जैसा आपने कहा कि लोग मुझे कहते हैं ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर है, मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये लोगों को ही पता है, लेकिन एक लोगों को मैसेज तो है ना कि भाई अगर नेता नहीं करता है कोई भ्रष्टाचार। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने एक सिंपल वाक्य कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब उसके ऊपर वो कितना कठोर काम कर रहे हैं।
उनके बारे में कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई अपने लिए व्यक्तिगत हित में कोई भ्रष्टाचार की बात की है, ये क्या हो गया, कभी कुछ नहीं। तो वो चीज़ें टॉप से ही शुरू होती हैं। देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर उनके बारे में होगा कि भी ये ईमानदार आदमी है, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा वर्ग है उसमें से प्रेरणा भी लेता है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं कि जितना डिस्क्रिशनरी पावर किसी भी अधिकारी की या नेता की या मंत्री की कम होगी, जितना सिस्टम्स मजबूत होंगे उतना भ्रष्टाचार कम होगा। हमने बहुत, जैसे मानो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन में ज़मीनों की रजिस्ट्री ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करनी शुरू की। तहसीलों के अंदर भ्रष्टाचार बहुत घटा। जैसा मैंने ट्रांसफ़र की ऑनलाइन पॉलिसी बताई, ये भी एक भ्रष्टाचार बहुत होता था, इससे भी भ्रष्टाचार घटा है। हमने ई गवर्नेंस के और कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो उस ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट के शुरू करने के बाद ट्रांसपेरेंसी आती है, भ्रष्टाचार कम होता है, जल्दी काम होता है, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए अगला होता है कठोरता। अब कठोरता में हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट है, हमारे हर एक विभाग के अंदर भी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार अगर पकड़ा जाता है, कोई शिकायत मिलती है, उसको कठोर दंड भी दिया जाता है। दंड से मैं समझता हूँ कि लोग चोरी करने वाले उसका रास्ता निकालते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक भय बैठता है। तो वो भय भी किसी न किसी मात्रा में ज़रूर काम करता है। और मैं ऐसा नहीं मानता कि भ्रष्टाचार कोई सारा ही समाप्त हो गया है, लेकिन एक वातावरण बना है हरियाणा में कि अब ये भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा। तो भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, जन भागीदारी की आवश्यकता है। जनता जिस दिन सहयोग करेगी उस तरह भ्रष्टाचार सारा समाप्त हो जाएगा। तो ये राजकुमार सैनी, उमेश अग्रवाल, ये जो एलिगेशंस लगाते हैं, कुछ कर रहे हैं इस पर एक्शन MP MLAs? देखिए, किसी बात का कोई तथ्य हो ना, तब तो उस विषय को आगे बढ़ाया जाता है। कई लोगों को तथ्यहीन कुछ बातें लोग बता देते हैं, सिखा देते हैं। अब मान लो चाहे वो राजकुमार सैनी है, वो राजकुमार सैनी ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। उमेश अग्रवाल ने भी अगर कोई बात कही है तो उनसे हमारी बातचीत हुई, उनको मैंने पूछा कि विषय बताइए कहाँ क्या गड़बड़ है। एक सिस्टम जो चले आ रहे हैं उनको तोड़ने के लिए समय लगेगा, लेकिन ज्ञान की जिसको कहना चाहिए अज्ञानतावश अगर कोई बात कहता है तो वो कई बार आदमी कह जाता है। तो जब उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं कोई गलत अगर होता है, मान लो हमको ही नहीं पता लगता, कोई हमारा आदमी अपना ही कार्यकर्ता, अपना ही MLA, अपना ही व्यक्ति बताएगा तो हमको प्रसन्नता होती है कि व्यक्ति ने कोई बात बताई तो है। अब वो ठीक है या गलत हो तो छानबीन के बाद पता लगेगा। और कहीं भी कोई गलत आज भी अगर कुछ होता है, जानकारी मिलती है, तो उसको निश्चित रूप से ठीक करने का हमारा संकल्प है। उसके ऊपर इंक्वायरी भी कराएंगे, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित भी करेंगे। स्पीकर पे एलिगेशंस हैं, जाखड़ पे एलिगेशंस हैं, अभिमन्यु पे शिकायतें आती हैं, कुछ करते हैं? ओम प्रकाश जाखड़ मैंने पढ़ा था कहीं की। देखिए, हवा में बातें सब चलती हैं, लेकिन किसी बात का जब तक कंक्रीट कोई विषय नहीं आता तब तक उस पर कोई भरोसा करने का काम ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि किसी के खिलाफ कोई बात कोई लाए तो सही, क्योंकि और जब किसी को कुछ मिलता नहीं है, जब नहीं मिलता तो यही विषय उठाते रहो। आज पैसे का आरोप लगा देना, किसी प्रकार का ऐसे जो आरोप है जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिसका सिर पैर नहीं है, तो ऐसे आरोप लगाना बहुत आसान होता है। लेकिन उन आरोपों के खिलाफ कोई भी आरोपों का जिसको कहना चाहिए कि उसको समर्थन करता हुआ कोई सबूत होना चाहिए, कोई तथ्य होना चाहिए। तथ्य आएगा तो बात करेंगे ना। बड़ा आसान है, कोई मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैं किसी और के ऊपर लगाऊं, कोई भी कह सकता है। भूपेंद्र हुड्डा और वाड्रा के जो इश्यूज थे, क्या लॉजिकल कंक्लूजन पे आएंगे इस टेन्योर में? बहुत चीज़ें जो हमारे सामने आई, जिनके तथ्य आए हैं, वो सब या तो कोर्ट्स में चल रहे हैं या CBI में गए हैं। और उस नाते से कुछ चीज़ें सब जुडिस हैं, तो उनका तो जो निर्णय, जो तथ्य हैं उनके आधार पर जो एजेंसियाँ करने वाली वो करेंगी। कोई निर्णय मेरे हाथ में नहीं है कि मैंने कोई लिख देना है निर्णय। कोई चीज़ें सामने आती है तो एजेंसीज बहुत है, उन एजेंसीज के माध्यम से जब भी सिद्ध होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी होगी। 2.5 साल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको क्या लगता है हरियाणा में आपने किया हो? जैसे मैंने अभी जितने विषय बताए, देखिए हमको एक तो इस बात की प्रसन्नता है कि एक हरियाणा में सड़क, बिजली, पानी, इसमें कुछ बेसिक किया हो आपने कुछ ऐसा? हाँ, निश्चित रूप से सड़कें आज जितनी भी सड़कों की पिछले वर्षों से जो बनी नहीं थी, रिपेयर जिनकी बाकी पड़ी थी, हमने बड़ी मात्रा में 16,000 करोड़ रुपए लगा करके सड़कों की मरम्मत सारी पूरी कर दी है। नई सड़कों के नाते से 12 नए नेशनल हाईवेज़ ये हमने सेंटर से मंजूर कराए हैं। और नेशनल हाईवेज़ इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 35,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पहली बार हरियाणा में नेशनल हाईवेज़ के ऊपर होगी। और हमको ही नहीं लगता था कि इतना बड़ा एक काम हमारा होगा। हमारे केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने हमको कहा कि भाई पहले 25,000 करोड़ रुपए के काम करा लें,
जब 25,000 करोड़ के पूरे हुए, उनका और भी बचे हैं तो और भी करा लें। तो जितने नेशनल हाईवे हमको आते थे ध्यान में, सबके सब हमने बताया, सब मंजूर हुए और उसके ऊपर कईयों के ऊपर काम शुरू हो गया। बड़ा काम KMP का जो रुका हुआ था, इस KMP के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारा विषय चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने, हमने आग्रह करके उसकी सुनवाई तेज़ कराई, उसमें एक निर्णय कराया कि KMP का निर्माण करिए, पिछले जो कंपनी के साथ कोई झगड़े हैं उसको पेंडिंग छोड़िए, उसका जब फैसला होगा तब होगा, इस 1 वर्ष के अंदर KMP का निर्माण हो जाएगा। और KMP एक ऐसा लाइफलाइन है, चाहे वो हरियाणा के लिए तो है ही है, मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए भी है। दिल्ली में जो प्रदूषण फैलता था, जितना भी नॉर्थ इंडिया का जो ट्रैफिक था वो दिल्ली के अंदर होकर के, चाहे वो साउथ में जाता था, चाहे वेस्ट में जाता था, चाहे यानी ईस्ट की तरफ तो खैर सहारनपुर होकर निकलता था, लेकिन इधर दोनों तरफ जाने वाला ट्रैफिक वो रुकेगा। दिल्ली का भी उसमें भला होगा, KMP बनने से उद्योग खूब आएगा। तो एक बहुत बड़ा काम उसमें हुआ है। हमें इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि हम जो काम पकड़ रहे हैं, अभी जैसे SYL का विषय है, आते ही हमने SYL में अर्ली हियरिंग की बात की, अर्ली हियरिंग हुई, फैसला आ गया, पंजाब का वो एक्ट जो समझौते को निरस्त करता था वो एक्ट रद्द हुआ, और अब सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट 2 दिन पहले नहर बनेगी, निश्चित बनेगी, ये उन्होंने निर्णय दिया है। अब ये सारे हमारे संतोष के विषय हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिजली में यानी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा एक प्राय डंप था, इतने सालों से कोई नई तार नहीं लगाई गई। हमने उसमें सारे में नए जितने सिस्टम थे वो बदलने शुरू किए। जो लोग बिल नहीं भरते थे उनके लिए स्कीमें चलाई कि बिल भरना शुरू करें, और पहली बार जो दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम जो है वो इस समय प्रॉफिट में आ गया। उत्तर हरियाणा भी बचा है, हम सोच रहे हैं कि उसमें भी धीरे धीरे करेंगे। 24 घंटे बिजली देने का वायदा हम एक शर्त के साथ पूरा कर रहे हैं कि जो लोग अपने लाइन लॉसेस कम कर देंगे, जो गांव, उनको हम 24 घंटे बिजली देंगे। और इस समय 32 फीडर ऐसे हैं, लगभग 100 से ऊपर गांव हैं जिनको 24 घंटे बिजली देनी शुरू कर दी हमने। अभी SYL की बात आप कर रहे थे, पर कुछ लोगों का दिल्ली में कहना है कि वो मुद्दा जो है INL ने, अभय चौटाला ने हाईजैक कर लिया, कल जो सारा प्रदर्शन वगैरह किया है। ऐसा ये सब राजनीतिक स्टंट है, हाईजैक। वो तो उनको पता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट इस लाइन पर आ गया है। अब अल्टीमेटली कानून की जो बात है कानून से की जाती है कि अब ये निर्णय होने वाला है, इसलिए इसको क्यों नहीं एक प्रदर्शन करके हम ये कह हम करा रहे हैं। उनके करने से तो पहले निर्णय आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तो पहले एक निर्णय दे चुका है। दूसरा जो जिसको एग्जीक्यूशन, उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन के लिए जो अगली तारीख चल रही है, उसमें भी उन्होंने 2 दिन पहले पंजाब की जितनी भी एफिडेविट उन्होंने दिया था कि हम नई अथॉरिटी बनाए, नया ट्रिब्यूनल बनाए, उसको रिजेक्ट उन्होंने कर दिया है। और उनका कि हम बहुत जल्दी, अभी 2 मार्च को फिर सुनवाई है। तो इसको हाईजैक करने की कोशिश कोई करे, जनता सब समझती है। इसलिए एक प्रदर्शन करने से कोई चीज़ हाईजैक हो जाती है, फिर तो हर काम के लिए कोई भी प्रदर्शन करेगा और हाईजैक करेगा, ऐसे नहीं होता। 11 मार्च को जो नतीजे आने वाले हैं, संकेत ऐसे हैं कि पंजाब में शायद अकाली भाजपा की सरकार न बने और आप या कांग्रेस की सरकार बने, तो उस सूरत में SYL पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे डील करेंगे? देखिए, सरकार कोई भी बने पंजाब में, उसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कोर्ट ने एक डिसीजन जब देना है तो कोर्ट के डिसीजन की पालना ये तो निश्चित रूप से करनी ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के आगे और तो कोई कोर्ट भी नहीं है। अगर कहीं मैं समझता हूँ नीचे का कोर्ट का कोई फैसला होता तो शायद सामने वाले ऊपर के कोर्ट में जाके कोई अपील करते, कोई और अपना बात कोई अड़ा देते, डिले करते, कुछ करते। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद नाउ देयर इज नो वे। ये जो बम्बई में अभी रिजल्ट आया, महाराष्ट्र में 10 में से 8 में जीत रहे हैं, बम्बई में थोड़ा सा मार्जिन बचा है, ये सफलता जो है ये क्या नोटबंदी का पक्ष में जनादेश है, मोदी की परफॉर्मेंस है? देखिए, देश भर में एक वातावरण बना है और मैं समझता हूँ देश भर में वातावरण बनने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक स्टेट्स में सर्वाधिक सीटों के साथ, चाहे वो विधानसभा की सीटें हों, चाहे लोकसभा की सीटें हों, और चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाते से पूरे देश का अगर हम दूसरी पार्टियों से मुकाबला करेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में नंबर 1 पर है। और उसका प्रभाव सब तरफ पड़ता ही है। सब आखिर जो नीतियां हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात हो, विकास की बात हो, तो इन सब बातों में आज भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है और उसका एक प्रभाव है और उसके लाभ हमको मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ उसी में से हरियाणा भी निश्चित रूप से, कोई हमारी सरकार 5 साल के लिए आई है ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ये 10 साल और 15 साल भी चलेगी, ये उसी में से परिणाम निकलेंगे आगे। क्या लगता है यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि यूपी में सरकार हरियाणा की आएगी, कोई कारण नहीं है ना आने का। तो यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी ऐसा लगता है? पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा, 2/3 बहुमत।
जो अध्यक्ष पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा, अब ज़्यादा तो कहीं तक भी हो सकता है। तो आप चुनाव प्रचार में नहीं गए यूपी वगैरह में? देखिए, हमारे अपने यहाँ भी परिस्थितियाँ रहती हैं और उस चुनाव प्रचार के नाते से केंद्र का काम होता है, जिसको भेजना होता है उसको भेजते हैं, और जिनकी ड्यूटी लगाई थी उनको भेजे थे। हमारे मंत्री भी गए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी गए हैं। और आपको पता ही कि हरियाणा में इस समय जो स्थितियाँ, उस समय मुझे समय निकाल करके वहाँ जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, ये आप जानते हैं। सही है। आरएसएस की जब बात करते हैं तो वैसे ही लोग कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल करता है, पर कहते हैं हरियाणा में कुछ रिमोट कंट्रोल ज़्यादा है आरएसएस का गवर्नेंस में, ऐसा? मैं स्वयं आरएसएस का आदमी ना, इसीलिए तो कंट्रोल है। इसीलिए ऐसा कहते हैं। क्योंकि आरएसएस में मैं कोई आरएस से अलग नहीं हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस का प्रचारक रहा हूँ इतने वर्षों तक। तो जो आदमी आरएसएस की इस भूमिका से काम करता रहा हो, हमने तो विधानसभा में कहा था, तो बहुत सी बातें उन्होंने कही, तो हमने वहाँ भी कहा, ये स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो मैं केवल आरएसएस की जो संस्कार हैं, जो शिक्षा है, उसके कारण से हूँ। मेरी कोई इससे बड़ी भूमिका कोई बड़े संघर्ष की, बड़े नेता की, बड़ी गिरफ्तारियाँ देने की, इसकी उसकी नहीं रही है। लेकिन समाज में एक समाज हित के काम करना, सेवा के काम करना, समाज से जुड़े रहना। लोगों ने कहा कि आपको राज का अनुभव नहीं है, मैंने कहा मुझे अनुभव है, मुझे सेवा का अनुभव है, और मैं सेवा करके यहाँ पहुँचा और आगे भी सेवा करनी है। उस सेवा में मेरा सानी कोई नहीं हो सकता। पिछले कोई मुख्यमंत्री ऊपर नीचे तक उठा के देख लो, कभी उन्होंने समाज सेवा के बारे में कभी इतना नहीं सोचा जितना हम करके आगे बढ़ गए हैं। आप एक सीनियर बीजेपी लीडर हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसमें समाज के सब वर्गों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जन जागरण करके ये करना होगा। अच्छा है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक लोगों को जागृत करके, समाज को जागृत करके, सहमत करके नहीं किया जाएगा, इसके क्या लाभ हैं, क्या इसकी हानियां हैं, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और कोई भी अच्छा मूव करने में बड़ा समय लगता है। ट्रिपल तलाक, इस पर कोई विचार? कोर्ट्स बहुत बड़ा एक वर्डिक्ट दे रहे हैं और कोर्ट्स ने भी कहा है, बहुत से लोग इसमें अपने ढंग से अपने मत व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूँ समाज में एक स्थिरता लाने के लिए इन द लॉन्ग रन, क्योंकि एक समाज अपने समय का, देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत चीज़ें बदलता है। कभी शायद ये समाज के लिए अच्छा रहा ही होगा, लेकिन देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सी चीज़ें बदली हैं, और इसमें भी महिला को जिसको कहना चाहिए एक उसको अधिकार देने की दृष्टि से, महिला एम्पावरमेंट की दृष्टि से कुछ चीज़ें हैं, उसमें ये भी एक बात है। कब होगा, कौन करेगा? तो काफ़ी काम किया है वुमेन एम्पावरमेंट में हरियाणा में, तो अगले 2.5-3 साल में क्या रोड मैप है 2.5 साल में वुमेन एम्पावरमेंट में, माइनॉरिटीज़ में स्पेसिफिक? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा एक सामने हमने टारगेट रखा हुआ है, उसमें ये ठीक है कि जेंडर रेशो हमारी काफ़ी सुधरी है, अब 900 पार कर गई है। जो वार्षिक हमारी मध्यमान है वो 902 हो गया है, मंथली तो ये 922 तक पहुंच गया है। अभी इसको और हमने 950 तक ले जाने का कि भी सारे प्रयत्न हमारे उसी प्रकार से चलते रहेंगे। 950 होने के बाद फिर समाजशास्त्री कहते हैं कि फिर समाज के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बाकी समाज अपने आप ठीक कर लेगा। दूसरा, अब ये बेटियां हमारी पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ें, यानी उनका जन्म मृत्यु दर ही ठीक करना नहीं है तो उनको पढ़ाना, उनको बढ़ाना, ये भी हमारा काम है। तो उसके लिए शिक्षा, जो महिला शिक्षा है उस पर हम ध्यान कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में हमने 21 नए कॉलेज एक ही दिन में शिलान्यास किया है, उसमें अधिकांश महिला कॉलेज थे। तो महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए हमने कहा कि उसकी मैपिंग करा करके हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला कॉलेज ज़रूर होगा, ताकि किसी भी महिला, किसी भी लड़की को, छात्रा को 10 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि ट्रैवल करना भी कठिन है। बच्चियों को हर कोई पढ़ाई के लिए बाहर भी नहीं भेजता है, इसलिए घर के नज़दीक उनको पढ़ने का अवसर मिले, तो ये हरियाणा में हम कर रहे हैं। तो आप तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं एक टेन्योर और मिलेगा आपको, ऐसा लगता है आपकी बातचीत से? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत लंबे तक चलेगी। मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा उसमें कोई बहुत रोल नहीं है और ना मैंने कभी सोचा है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार 15 साल शासन करने का अवसर मिलेगा। एक आखिरी सवाल ये कि अगले 2.5 साल में एक बड़ा काम जो आपके मन में हो कि मैं इसको तो करूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो लोगों से संबंधित जो एक डाटा चाहिए, संख्या, जनसंख्या संबंधित डाटा, हमारे बहुत पुअर है। हमने एक प्रोग्राम चेकआउट किया है, स्टेट रेजिडेंट डाटाबेस SRDB, और एक ये IT से जुड़ा विषय है। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं, इसके लिए हमने टीम लगा दी है, ताकि हर व्यक्ति का
हम एक क्लिक से पता कर सकें पूरे प्रदेश में कितने लोगों के साथ क्या स्थिति है, उनके कितने लोगों के मकान कितने हैं, एज वाइज उनकी स्थिति कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी शिक्षा कैसी है, बच्चों की पढ़ाई करने वाले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, 18 साल के बच्चे कितने हो गए हैं, उन नौजवानों के कार्ड यानी मतदाता कार्ड बन गए कि नहीं बन गए हैं। तो ऐसा डाटा हर व्यक्ति उसकी आजीविका क्या है, उसकी शिक्षा क्या है और उसके लिए क्या क्या करने की हमको आवश्यकता है, इस प्रकार के कंपाइल डाटा से हम अपनी योजना भी बना सकते हैं और उनको सिरे भी चढ़ा सकते हैं ताकि लोगों को घर बैठे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम करा सकें। आपने इतने काम किए हैं, सुन के ऐसा लगता है कि हरियाणा में सबको मालूम है, हरियाणा के बाहर शायद सरकार की मार्केटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, प्रचार प्रसार की कम है। आई थिंक करना चाहिए। आपका अच्छा सुझाव है, करना चाहिए। थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए, मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि हमारे इतने साल तक हमने कभी अपने आप को आगे रख करके काम किया हो, ऐसा हमारा जो भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका रही ही नहीं है। लेकिन वक्त आ गया ना, वक्त आया है, लेकिन अब राजनीतिक क्षेत्र की आवश्यकता भी होती है। जब तक हम राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे तब तक तो यही सिखाया जाता था कि वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समाहार, छोड़ चलो ये शुद्र भावना, राष्ट्र के तारणहार। क्या बात है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।